हेलो डियर बैंकर्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर डूइंग वेल। तो मेरा नाम है कुंदन कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारी टारगेट 50 सीरीज के अंदर। आज का हमारा टॉपिक है पर्सनल अकाउंट। ये जो टारगेट 50 सीरीज है ना, इसके अंदर हम पीपीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। तो ये जो सीरीज है ना, ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि इस सीरीज की हेल्प से आप पीपीपी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर पाओगे और मिनिमम 50 मार्क्स जो है वो लेकर आ पाओगे और पीपीपी के एग्जाम को क्लियर कर पाओगे। तो इस सीरीज को आपको शुरू से लेकर एंड तक जरूर जो है वो फॉलो करना है। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारी 3 ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। पहली ई बुक के अंदर आपको 135 से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो मिल जाएंगे। दूसरी ई बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे सोल्यूशन के साथ, जिससे आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि जीआईबी एग्जाम के अंदर किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तीसरी ई बुक के अंदर आपको 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। ये जो ई बुक्स हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और आपको ये ई बुक्स जो है वो मिल जाएंगी। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो आज हम कौन कौन से अकाउंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो देखो, मेन टॉपिक तो हमारा पर्सनल अकाउंट है। इसके अंदर 5 हमारे सब टॉपिक जो है वो रहने वाले हैं। सबसे पहले हम इंडिविजुअल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर ज्वाइंट अकाउंट, फिर अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन, फिर अकाउंट ऑफ ब्लाइंड पर्सन और अकाउंट ऑफ माइनर। ठीक है, तो शुरुआत हम करेंगे अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल से। तो देखो, एक सिंगल पर्सन अकेले जो है वो अकाउंट ओपन कर सकता है, या फिर वो किसी के साथ में मिलकर भी अकाउंट ओपन जो है वो कर सकता है। बस कंडीशन क्या है कि जो इंडिविजुअल है वो मेजर होना चाहिए, यानी कि उसकी एज जो है वो 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और वो साउंड माइंड का होना चाहिए, यानी कि उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। साथ के साथ जो इंडिविजुअल है वो एक अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट नहीं होना चाहिए। देखो, इंस्टॉलमेंट कौन होता है? इंस्टॉलमेंट वो होता है जो कि अपने डेट्स को पे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इंसॉल्वेंट है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो वो फ्रीली अकाउंट भी ओपन नहीं कर सकता है। अगर कोई पर्सन जो है वो लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है कि आप किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो, नॉर्मली जो इंसॉल्वेंट होते हैं उनको लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है कि आप फर्दर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है ना, उसके ऊपर उस पर्सन के साइन लिए जाते हैं जिसके नाम पर अकाउंट को ओपन किया जाता है। अब यहां पर कुछ स्पेशल सिचुएशन भी है, जैसे कि अगर इंडिविजुअल माइनर है या फिर जो इंडिविजुअल है वो साउंड माइंड का नहीं है, तो वो अकाउंट तो ओपन कर सकते हैं, पर अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर उनके जो गार्डियन है, चाहे वो कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन है या नेचुरल गार्डियन है, उनके भी साइन जो है वो लिए जाते हैं। और इस केस के अंदर जो गार्डियन है उनके भी केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो लिए जाते हैं, यानी कि उनकी भी केवाईसी की जाती है, क्योंकि एएमएल रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इस केस के अंदर जो गार्डियन है वो भी बैंक का कस्टमर बन जाता है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे ज्वाइंट अकाउंट होल्डर की। जैसे मैंने आपको बताया कि दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल साथ में मिलकर अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान के चलिए एक ए पर्सन है और यहां पर एक बी पर्सन। ठीक है, दोनों ने मिलकर एक सेविंग अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया, तो ये है एक ज्वाइंट अकाउंट। ठीक है, अब ज्वाइंट अकाउंट कब ओपन किया जाता है? तो देखो, अगर जो फंड्स हैं वो एक से ज्यादा लोगों के हैं, जैसे मान के चलिए कि 10 लाख रुपए है, इस 10 लाख रुपए के ऊपर ए का भी राइट है, बी का भी राइट है। ठीक है, तो इस केस में ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है, यानी कि 10 लाख रुपए को सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा और फिर ये दोनों ही यहाँ पे ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर जो फंड्स है वो मल्टीपल पीपल का है, तो वहां पर ज्वाइंट कंट्रोल के लिए ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है। उसके बाद अगर एक पर्सन चाहता है कि वो पैसा कमाए और वो अपने पैसे का एक्सेस अपने किसी फैमिली मेंबर या किसी दोस्त को दे, तब भी यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि जो ए और बी है दोनों भाई है, ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है। ठीक है, तो बड़े भाई ने पैसा कमाया, वो चाहता है कि जो भी पैसा कमाए वो छोटे भाई को भी मिले, तो ए ने बी के साथ में मिलकर ज्वाइंट अकाउंट जो है वो ओपन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद अगर एक पर्सन चाहता है कि उसकी डेथ होने पर उसके अकाउंट का पैसा उसके फैमिली मेंबर्स को, दोस्तों को आसानी से मिल जाए, ठीक है, तो उस केस में भी ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। जैसे हो सकता है कि जो बड़ा भाई है उसने अकाउंट ओपन किया, ठीक है, वो चाहता है कि अगर मेरी डेथ हो जाए तो मेरा जो छोटा भाई है उसको अकाउंट का सारा पैसा जो है मिल जाए, तो वो अपने छोटे भाई के साथ में मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन जो है वो कर सकता है।
जो ज्वाइंट अकाउंट होते हैं ना वो डिफरेंट ऑपरेशन मोडालिटीज से ओपन किए जाते हैं, जैसे कि आइदर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर, ज्वाइंटली बेसिस के ऊपर। ठीक है, देखो आइदर और सर्वाइवर में क्या होता है, अगर दो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है जैसे ए और बी है, तो दोनों में से कोई भी इंडिपेंडेंटली जो है वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, अकाउंट के अंदर पैसे डिपॉजिट कर सकता है, अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, और ज्वाइंटली में क्या होता है, ज्वाइंटली में जो अकाउंट है उसको दोनों मिलकर ही ऑपरेट कर सकते हैं, यानी कि अगर पैसा विड्रॉ करना है तो दोनों के साइन लगेंगे, अगर पैसा डिपॉजिट करवाना है तो भी यहां पर दोनों के साइन जो है वो लगेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पर ना कुछ रूल्स हैं, है ना, जो कि बैंक को फॉलो करने होते हैं। जैसे नॉर्मली अगर ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जा रहा है तो जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं वो इंडिया के रेजिडेंट होने चाहिए। इसकी एक एक्सेप्शन भी है कि अगर कोई एनआरआई जो है बाकी के जो रेजिडेंट अकाउंट होल्डर है उसका क्लोज रिलेटिव है तो ज्वाइंट अकाउंट जो है वो ओपन किया जा सकता है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसके ऊपर सभी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के साइन जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है, और सभी अकाउंट होल्डर का केवाईसी जो है वो किया जाता है। उसके बाद जो मोड ऑफ ऑपरेशन है उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है कि अकाउंट को कैसे ऑपरेट किया जाएगा, ज्वाइंटली किया जाएगा या फिर आइदर और सर्वाइवर बेसिस के ऊपर किया जाएगा। और केवाईसी डॉक्यूमेंट जो है वो सारे ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के लिए जाएंगे। उसके बाद बात करेंगे अकाउंट्स ऑफ इलिटरेट पर्सन। ठीक है, इलिटरेट पर्सन कौन होता है, जो पढ़ लिख नहीं सकता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ स्पेशल रूल जो है वो अप्लाई होते हैं। जैसे कि सबसे पहला जो रूल है कि जो बैंक का स्टाफ है ना वो यहाँ पर अकाउंट के जितने भी रूल्स हैं वो अच्छे तरीके से बोल के समझाएगा कस्टमर को। क्योंकि देखो वैसे अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम टर्म एंड कंडीशन खुद पढ़ सकते हैं, अगर कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं तो वो टर्म एंड कंडीशन पढ़ नहीं सकता है। तो बैंक स्टाफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो एक ऐसे लैंग्वेज में कस्टमर को समझाए जो वो आसानी से अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, उसके बाद जो इलिटरेट पर्सन होता है उसे एडवाइस किया जाता है कि अगर आप पैसा विड्रॉ करवाने आते हो तो हमेशा ना बैंक में आइए, खुद आइए और पासबुक लेकर आइए। ठीक है, जो इलिटरेट पर्सन है ना वो करंट अकाउंट ओपन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, और इलिटरेट पर्सन को ना चेकबुक की फैसिलिटी भी नहीं मिलती है, क्योंकि देखो इलिटरेट पर्सन साइन तो कर नहीं सकते हैं, ठीक है, और पढ़ लिख भी नहीं सकते हैं, तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, हालांकि अगर मान लीजिए ज्वाइंट अकाउंट है ना, मान लो ए और बी का ज्वाइंट अकाउंट है जिसमें ए लिटरेट पर्सन है, पढ़ा लिखा है, बी इलिटरेट पर्सन है, तो इस केस में भी चेकबुक की फैसिलिटी जो है वो नहीं दी जाएगी। अकाउंट कैसे ओपन किया जाएगा, तो देखो जो ऑथराइज बैंक ऑफिसर है उसकी प्रेजेंस के अंदर ना जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसके ऊपर लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन जो है वो लगाएगा कस्टमर। ठीक है, और जब ये काम किया जाएगा ना तो वहां पर एक पर्सन विटनेस के तौर पर प्रेजेंट रहेगा। ये जो पर्सन है इसको बैंक भी अच्छे तरीके से जानता होना चाहिए और जो कस्टमर है वो भी अच्छे तरीके से जानता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लिए जाते हैं, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर लगाया जाता है, एक पासबुक के ऊपर लगाया जाता है। और अगर कोई पैसा विड्रॉ किया जाता है तो उसे ऑरली कंफर्म किया जाता है। जैसे मान के चलिए कि मान लो मैं इलिटरेट पर्सन हूँ, ठीक है, मैं बैंक के पास गया, तो मान लो मुझे 10,000 रुपये विड्रॉ करने हैं, मैंने फॉर्म भर लिया। ठीक है, कैसे भरा, बैंक के एम्प्लॉय से ही भराया। उसके बाद मैं कैशियर को बताऊंगा जाकर कि भाई मैं 10,000 रुपये विड्रॉ करना चाहता हूँ। अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होती, वो हमसे पूछता भी नहीं, पर मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो मैं सामने उसको बताऊंगा कि भाई 10,000 रुपये मैं विड्रॉ करना चाहता हूं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई इलिटरेट पर्सन चाहता है कि उसका कोई रिलेटिव जो कि पढ़ा लिखा हो वो अकाउंट को ऑपरेट करे, तो जो इलिटरेट पर्सन है ना वो एक ऑथराइज कम इंडेमनिटी लेटर साइन करके दे सकता है बैंक को, जहां पर वो अथॉरिटी देगा बैंक को और थर्ड पर्सन को कि ये जो थर्ड पर्सन है जो मेरा रिलेटिव है ये अब से मेरे अकाउंट को ऑपरेट करेगा मेरे बिहाफ पर। ठीक है, यानी कि बैंक को बताएगा कि इस थर्ड पर्सन को आपने मेरा अकाउंट ऑपरेट करने देना है। ठीक है, अब ध्यान रखना है कि अगर ऐसा होता है, मतलब कि अगर एक इलिटरेट पर्सन लिटरेट पर्सन को अथॉरिटी देता है कि आप मेरे अकाउंट को ऑपरेट कीजिए, तो अकाउंट को हमेशा ज्वाइंटली ही ऑपरेट किया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर पैसा विड्रॉ किया जा रहा है तो लिटरेट पर्सन के साइन लगेंगे, इलिटरेट पर्सन के थंब इंप्रेशन भी लगेंगे। लिटरेट पर्सन अकेला अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, और ये जो अकाउंट्स होते हैं ना इलिटरेट पर्सन के, इनको यहाँ पर आइदर सर्वाइवर या फिर लिटरेट पर्सन ओनली ऑपरेशन मोडालिटीज के साथ ओपन नहीं किया जा सकता है, यानी कि अकाउंट को सिर्फ और सिर्फ ज्वाइंटली ही ऑपरेट जो है वो किया जा सकता है, कोई और इंस्ट्रक्शन हम नहीं दे सकते। क्लियर है, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। उसके बाद बात करेंगे अकाउंट्स ऑफ ब्लाइंड पर्सन। ठीक है, तो जो देख नहीं सकते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने से मना नहीं किया गया, यानी कि वो अकाउंट भी ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, बस दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ती है, एक अटैच किया जाता है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर, दूसरा पासबुक के ऊपर। ठीक है,
अब देखो ब्लाइंड पर्सन जो होता है वो पढ़ा लिखा हो सकता है, तो उसके सिग्नेचर लिए जाते हैं। सिग्नेचर के साथ साथ ना थंब इंप्रेशन भी लिए जाते हैं। क्यों? अगर ब्लाइंड पर्सन सिग्नेचर सही से नहीं कर पा रहा है तो उसके थंब इंप्रेशन जो है वो ले लिए जाते हैं। और ये जो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन लेने का जो काम है ना, वो एक ऐसे पर्सन की प्रेजेंस में किया जाता है जिसको बैंक अच्छे तरीके से जानता है और कस्टमर भी अच्छे तरीके से जानता है। अगर ब्रांच मैनेजर सेटिस्फाई है कि भाई ब्लाइंड कस्टमर खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है, तो वो ब्लाइंड कस्टमर को अलाउ कर सकता है कि आप खुद यहाँ पर अकाउंट को ऑपरेट कीजिए। ठीक है। पर अगर ब्रांच मैनेजर को लगता है कि जो ब्लाइंड पर्सन है वो खुद अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता है, तो जो ब्लाइंड पर्सन का क्लोज रिलेटिव है ना, वो अकाउंट को ऑपरेट कर सकता है। ठीक है। पर इस केस में एक लेटर ऑफ अथॉरिटी जो है वो साइन करके देना होगा बैंक को। ब्लाइंड कस्टमर लेटर ऑफ अथॉरिटी साइन करेगा जहां पर वो बताएगा कि ये जो मेरा क्लोज रिलेटिव है ये मेरे अकाउंट को अब से ऑपरेट करेगा। ठीक है। अगर सिग्नेचर के अंदर किसी भी तरह की इनकंसिस्टेंसी नोटिस होती है तो बैंक जो है लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन जो है वो कस्टमर का ले सकता है। और हर ट्रांजेक्शन के बाद जो पासबुक है उसको अपडेट किया जाता है, उसके अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। अब बात करेंगे अकाउंट्स ऑफ माइनर की। देखो जो माइनर है, माइनर कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जिसकी एज 18 साल से कम होती है। ठीक है, वो माइनर है। माइनर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। अगर आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करोगे ना तो वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। पर अगर सवाल माइनर की लाइफ का है, यानी कि कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि माइनर की लाइफ के लिए जरूरी है, उसकी नेसेसिटी के लिए जरूरी है ना, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए एजुकेशन लोन है ना, माइनर जो है वो पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई उसकी लाइफ के लिए जरूरी है, तो वहां पर माइनर जो है वो लोन ले सकता है, यानी कि बैंक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है। जो बैंक है ना, उसने माइनर्स को अलाउ किया है कि अगर माइनर्स की जो एज है वो 10 साल से ज्यादा है तो वो यहाँ पर डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है। आरबीआई ने भी अलाउ कर दिया है कि अगर माइनर की एज 10 साल से ज्यादा है तो वो इंडिपेंडेंटली अकाउंट को ओपन भी कर सकते हैं और ऑपरेट भी कर सकते हैं। ठीक है। जब माइनर का अकाउंट ओपन किया जाता है नॉर्मल केस के अंदर, तो वहां पर माइनर की तो केवाईसी की ही जाती है, साथ के साथ उसके जो गार्डियन होते हैं उसकी भी केवाईसी की जाती है, उनके भी साइन जो है वो लिए जाते हैं। ठीक है। फादर जो है वो नेचुरल गार्डियन होता है, हालांकि जो मदर है वो भी अब नेचुरल गार्डियन जो है वो मानी जाने लगी है। हालांकि स्टेप मदर स्टेप फादर नेचुरल गार्डियन की कैटेगरी में नहीं आते। माइनर जो है वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर माइनर अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो अकाउंट ओपन नहीं कर सकता है। और दो माइनर कभी भी साथ में मिलकर ज्वाइंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं। माइनर को इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट कार्ड की फैसिलिटीज जो है वो मिलती है, पर जो माइनर है वो कभी भी ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं ले सकता, यानी कि माइनर का जो अकाउंट है वो ओवरड्रान नहीं हो सकता है। ठीक है। जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है उसका जो सेक्शन 26 है, वो कहता है कि जो माइनर है वो चेक ड्रॉ भी कर सकता है, एंडोर्स भी कर सकता है, नेगोशिएट भी कर सकता है और डिलीवर भी कर सकता है। इसका मतलब है माइनर को चेकबुक की फैसिलिटी जो है वो मिलती है। ठीक है। जैसे ही माइनर मेजर हो जाता है तो गार्डियन का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। अब जो माइनर है जो अब मेजर बन चुका है वो खुद यहाँ पर अकाउंट को ऑपरेट करता है। हालांकि अगर मेजर चाहता है कि अभी भी उसके जो गार्डियन है वो अकाउंट को ऑपरेट करे तो वो अलाउ कर सकता है। ठीक है। बैंक जो है नॉर्मली इस तरह के अकाउंट के ऊपर है ना एक मिनिमम एज की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि भाई मिनिमम किसी माइनर की एज इतनी होगी तो हम उनको अलाउ करेंगे अकाउंट को इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करने के लिए। जैसे 10 साल, 10 साल से ज्यादा अगर उम्र है तो वो अकेले अकाउंट को ओपन कर सकता है, ऑपरेट भी कर सकता है। तो बैंक अपने लिए कोई लिमिट जो है वो सेट कर सकते हैं, इंटरनल लिमिट सेट कर सकते हैं एज की। हो सकता है एक बैंक बोले 15 साल होनी चाहिए, एक बोले 16 साल, एक 17 साल, ऐसे हो सकता है। और बैंक इस तरह के अकाउंट के ऊपर एक मैक्सिमम लिमिट जो है वो लगाता है कि भाई इस अकाउंट के अंदर मैक्सिमम इतना पैसा जो है वो डिपॉजिट हो सकता है, मैक्सिमम इतना बैलेंस जो है वो हो सकता है। ठीक है। अगर माइनर की डेथ हो जाती है तो जो गार्डियन है उसे अकाउंट को क्लोज करना होता है। और जब एक माइनर मेजर बन जाता है तो अकाउंट को अपडेट किया जाता है। ठीक है। अकाउंट बैलेंस को कंफर्म किया जाता है, फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस लिए जाते हैं, सिग्नेचर भी लिए जाते हैं नए वाले। ठीक है। अगर मान के चलिए गार्डियन की डेथ हो जाती है और माइनर अभी तक मेजर नहीं हुआ है, ठीक है, तो बैंक जब तब तक पैसा अपने पास रखता है जब तक कि माइनर मेजर नहीं हो जाता है। जब माइनर मेजर हो जाता है तो यहाँ पर अकाउंट का जितना भी बैलेंस है बैंक मेजर पर्सन को दे देता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमने 5 तरह के पर्सनल अकाउंट्स को डिस्कस किया: इंडिविजुअल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, इलिटरेट अकाउंट, ब्लाइंड अकाउंट और माइनर अकाउंट। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, क्लियर हो गए तो मैसेज करके जरूर जो है वो बता देना। ठीक है। अब हम एक समरी यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि समरी डिस्कस करनी जरूरी होती है, इससे रिवीजन अच्छे तरीके से हो जाती है।
तो इंडिविजुअल अकाउंट की बात करें तो एक पर्सन इसको जो है वो ओपन करता है, ठीक है। पर्सन मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए डिसक्वालिफाइड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। फॉर्म के ऊपर अकाउंट होल्डर साइन करता है, गार्डियन साइन कर सकते हैं माइनर के केस में, अनसाउंड पर्सन के केस में। ज्वाइंट अकाउंट को दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल जो है वो ओपन करते हैं, और ज्वाइंट एक्सेस को इंश्योर करने के लिए ही ये अकाउंट ओपन किया जाता है। इसको आइदर सर्वाइवर ज्वाइंटली या किसी और इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ऑपरेट किया जा सकता है। सारे के सारे जो ज्वाइंट होल्डर्स हैं, है ना, उनकी केवाईसी की जाती है, उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। इलिटरेट पर्सन की बात करें तो रूल एक्सप्लेन किए जाते हैं अंडरस्टूड लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लिया जाता है, और चेकबुक की फैसिलिटी नहीं होती है, विड्रॉवल बैंक में जाकर होता है। और जो इलिटरेट पर्सन है वो लिटरेट पर्सन को ऑथराइज कर सकता है अपने अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। ब्लाइंड पर्सन जो है वो आसानी से अकाउंट को ओपन कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन जो है वो लिए जाते हैं, और इसको पर्सनली भी ऑपरेट किया जा सकता है और क्लोज रिलेटिव के थ्रू भी ऑपरेट किया जा सकता है। पासबुक को हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट करना जरूरी है। 10 साल से ज्यादा अगर उम्र है माइनर की तो वो अकाउंट को ओपन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है डिपॉजिट अकाउंट। और केवाईसी माइनर और गार्डियन दोनों की जाएगी। ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी नहीं मिलेगी, पर चेकबुक की फैसिलिटी जो है वो मिलेगी। और अकाउंट को मेजर होने के बाद अपडेट किया जाता है, गार्डियन का जो रोल है वो एंड हो जाता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द अकाउंट्स ऑफ इलिटरेट पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलिटरेट पर्सन है ना, उसका जो अकाउंट होता है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट देखो, बैंक स्टाफ जो है वो क्लियरली अकाउंट के रूल्स एक्सप्लेन करेगा इलिटरेट पर्सन को एक ऐसे लैंग्वेज के अंदर जिसको इलिटरेट पर्सन आसानी से समझ पाए, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद चेकबुक की फैसिलिटी इलिटरेट इंडिविजुअल को इशू की जा सकती है, यानी कि चेकबुक जो है वो इलिटरेट इंडिविजुअल को इशू किया जा सकता है। बस कंडीशन क्या है कि उस अकाउंट को इलिटरेट इंडिविजुअल जो है किसी लिटरेट क्लोज रिलेटिव के साथ में मिलकर ऑपरेट करेगा, तो ये गलत है। क्योंकि देखो, अगर यहाँ पर ज्वाइंट अकाउंट है ना, जहां पर एक इलिटरेट पर्सन है और एक लिटरेट पर्सन है, ठीक है, तो वहां पर चेकबुक की फैसिलिटी इशू नहीं की जाती है, ठीक है। चेकबुक जो है वो इशू नहीं किया जाता है, ठीक है। या फिर अगर एक इलिटरेट इंडिविजुअल किसी अपने क्लोज रिलेटिव को अथॉरिटी देता है अपना अकाउंट ऑपरेट करने के लिए, तो वहां पर भी चेकबुक इशू नहीं किया जाता है, इसीलिए गलत है। उसके बाद हर विड्रॉवल के समय इलिटरेट अकाउंट होल्डर को बैंक में इन पर्सन विजिट करना है अपने पासबुक के साथ, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन कैप्चर किया जाएगा बैंक के ऑथराइज बैंक ऑफिसर की प्रेजेंस में, ठीक है, और एक ऐसे पर्सन की प्रेजेंस में जिसको बैंक अच्छे तरीके से जानता हो, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद सिर्फ एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत है जिसको मेन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के ऊपर लगाया जाएगा, तो ये गलत है, क्योंकि मिनिमम दो फोटोग्राफ की जरूरत होती है, एक पासबुक के ऊपर भी लगाई जाती है। और हर विड्रॉवल को जो कस्टमर है वो ऑरली कंफर्म करेगा ऑथराइज ऑफिशियल को कि मैं इतना पैसा विड्रॉ करना चाहता हूं, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, तीसरी, चौथी और छठवीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग 5 सिनेरियोज रिगार्डिंग द अकाउंट ओपनिंग एंड ऑपरेशन मोडालिटीज, है ना। तो 5 सिनेरियो आपको दिए गए हैं, ठीक है। आपको बताना है किस सिनेरियो के अंदर जो बैंक ऑफिशियल है ना, वो यहाँ पर रिक्वेस्ट को अप्रूव करेगा और अकाउंट को ओपन कर देगा। पहला देखो, एक इलिटरेट इंडिविजुअल है, वो बैंक को रिक्वेस्ट कर रहा है कि एक करंट बैंक अकाउंट जो है वो ओपन कर दीजिए ताकि वो अपने स्मॉल स्केल रिटेल मर्केंटाइज ट्रेड को एक्सपैंड कर पाए। तो देखो, जो इलिटरेट इंडिविजुअल है उसका करंट अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता है, तो ये सिनेरियो को अंदर रिक्वेस्ट को अप्रूव नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक ब्लाइंड पर्सन है, वो सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, और रिक्वेस्ट करता है कि उसका जो क्लोज रिलेटिव है ना, वो अकाउंट को ऑपरेट करेगा, ठीक है, अकाउंट को ऑपरेट करेगा, जिसके लिए ब्लाइंड पर्सन ने फॉर्मल लेटर ऑफ अथॉरिटी भी बैंक को दे दी है, तो यहां पर इस रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। उसके बाद रेजिडेंट इंडियन है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो एक ज्वाइंट सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहता है एनआरआई से, पर जो एनआरआई मतलब एक रेजिडेंट इंडियन है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो एक ज्वाइंट सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहता है एनआरआई के साथ में मिलकर, ठीक है। हालांकि जो एनआरआई है ना, वो बाकी के जो अकाउंट होल्डर्स हैं जो इंडिया के रेजिडेंट हैं उनका क्लोज रिलेटिव नहीं है, तो देखो इस एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा, तो देखो
ज्वाइंट अकाउंट तभी ओपन किया जा सकता है एनआरआई के साथ में मिलकर अगर एनआरआई जो है बाकी अकाउंट होल्डर का क्लोज रिलेटिव होता है। तो यहाँ पर क्लोज रिलेटिव नहीं है, इसलिए इसको अप्रूव नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक इंडिविजुअल है ना, वो एक अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, उसको कोर्ट ने बोल दिया है कि आप इंसॉल्वेंट हो। ठीक है, वो यहाँ पर सिंगल ऑपरेटेड सेविंग बैंक अकाउंट ओपन करना चाहता है, तो बैंक इसको अप्रूव नहीं करेगा, बैंक ऑफिशियल इसको रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद जो ब्लाइंड कस्टमर है ना, उसके जो फिजिकल सिग्नेचर है उसके अंदर काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंसी है, तो बैंक ने बोला कि आप ना अपने लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन भी लगाइए। ठीक है, ताकि हम ट्रांजेक्शन को प्रोसेस कर पाए। तो ये एक वैलिड रिक्वेस्ट है, इसको अप्रूव किया जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे सिनेरियो है जहां पर रिक्वेस्ट को अप्रूव किया जाएगा और प्रोसीड किया जाएगा ट्रांजेक्शन को। तो देखो, सबसे पहले तो दूसरा, ठीक है, उसके बाद पांचवा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी सिनेरियो के अंदर अकाउंट को जो रिक्वेस्ट है उसको अप्रूव जो है वो नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर है उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहले देखो, ज्वाइंट अकाउंट विद नॉन रेजिडेंट इंडियन कैन जनरली बी ओपन इवन इफ एनआरआई इज नॉट अ क्लोज रिलेटिव ऑफ एनी ऑफ द रेजिडेंट अकाउंट होल्डर। तो ये गलत है, ये पॉइंट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था। जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है उसके ऊपर सभी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के साइन लिए जाएंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि भाई जितने भी अकाउंट होल्डर हैं सभी की केवाईसी की जाएगी, सभी के साइन लिए जाएंगे। ठीक है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस डॉक्यूमेंट जो है वो सभी इंडिविजुअल्स के लिए जाएंगे। ठीक है, जो यहाँ पर साथ में मिलकर अकाउंट ओपन करें, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और ऑपरेशनल मोडालिटीज को स्पेसिफाई करना जरूरी है, जैसे कि आइदर और सर्वाइवर या फिर ज्वाइंटली। ठीक है, फिर जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग ही अकाउंट को ऑपरेट किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप जेईबी एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज में एनरोल करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट के ऊपर आना है, वहां पर जो कोर्सेज वाला सेक्शन है उसके ऊपर जेईबी कोर्सेज के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपको हमारे सारे के सारे जेईबी के कोर्सेज जो है यहाँ पर दिखने लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 1 में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, 100 प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। ठीक है, अगर आप डिटेल में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स में एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, 100 प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हो, जैसे कि आईएफएस की, पीपीबी की, एएफएम की, तो हमारे पास इंडिविजुअल मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है, जहां पर आपको उस सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, सोल्व प्रीवियस क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हमारे कोर्स में जो है वो एनरोल कर लीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए ना आप हमारे टेस्ट सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो, जहां पर आपको सोल्ड पीवाईक्यूज है ना, फुल लेंथ मॉक टेस्ट एंड चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट जो है वो मिल जाते हैं। तो जल्दी से हमारे कोर्सेज में जो है वो एनरोल कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर जो है वो हो गया हो। अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, और ये हमारी ईमेल आईडी है, इसके ऊपर आप ईमेल भेज के हमसे कांटेक्ट जो है वो कर सकते हो, अपनी क्वेरी जो है वो पूछ सकते हो। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना हो तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जो है वो कर सकते हो। ठीक है, आपका फीडबैक हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वैल्यूबल है। तो आज की वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।